गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम जो पादप है उसमें उसका जो बीजाणुद्भिद है उसमें रिप्रोडक्शन या जनन किस किस प्रकार से होता है। तो इसमें दो मुख्य प्रकार से जनन होता है, एक होता है वर्धी जनन या कायिक जनन और दूसरा होता है बीजाणुओं द्वारा जनन। तो यहाँ पे जो वर्धी जनन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कई प्रकार का होता है। पहला है खंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा जनन। तो इसमें खंडन का मतलब ये है कि अगर बीजाणुद्भिद पादप किसी भी वजह से टुकड़ों में टूट जाता है तो उसका जो प्रत्येक टुकड़ा होता है वो फिर से जड़ उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और नए पादप का निर्माण कर लेता है। इसे खंडन द्वारा जनन कहा जाता है। दूसरा प्रकार है अपस्थानी कलिका अथवा एडवेंटिशियस बड के निर्माण द्वारा। तो कुछ इसकी जो जीनस हैं जैसे कि लाइकोपोडियम सिलेगो और लाइकोपोडियम इनंडेटम, इसकी जो जातियां हैं उसमें अगर पौधे का स्तंभ टूट जाए या कट जाए तो उसका जो बचा हुआ तने का भाग होता है वो कलिकाओं का निर्माण कर लेता है और वो कलिकाएं अंकुरित होकर फिर से नए पौधे का निर्माण कर सकती हैं। यानी कि जो टूटा हुआ भाग है वो तो अलग फ्रेगमेंटेशन द्वारा जनन कर ही लेगा, लेकिन वो भाग जो जिसमें कि रूट भी है और अभी जड़ से अभी भूमि से लगा हुआ है उस भाग पे अनेक अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती हैं और फिर ये कलिकाएं फिर से अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तीसरा प्रकार है गैमी एवं पत्र प्रकलिका द्वारा जनन। तो इसमें क्या होता है कि स्तंभ के शीर्ष भाग से पार्श्व बाह्य वृद्धि के रूप में नाशपाती के आकार की संरचना उत्पन्न होती है। इस संरचना को गैमी कहा जाता है और ये गैमी फिर से द्वितीयक गैमी उत्पन्न करने की भी क्षमता रखती है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये गैमी जो है वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जबकि जो पत्र कलिकाएं हैं इसका मतलब है कि इसमें पत्तियों से घिरा हुआ छोटा सा अक्ष होता है। पत्तियों में प्रचुर मात्रा में भोजन संचित रहता है और इसका अंकुरण होने तक ये पौधे पर ही लगी रहती हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं ये पौधे का अक्ष है और इस अक्ष के ऊपर यहाँ पे पत्तियों के अक्ष में ये नाशपाती के आकार की जो संरचना उत्पन्न हो रही है ये गैमी है। इस गैमी को अगर हम बड़ा करके या एनलार्ज करके देखें तो ये इस तरह की संरचना होती है नाशपाती के आकार की और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में भोजन संचित रहता है। ये जो प्राथमिक गैमी है इससे द्वितीयक गैमी भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। इसके अलावा जो पत्र कलिकाओं की बात हो रही है तो जो पत्र कलिकाएं हैं वो ऐसी जगह पर उत्पन्न होती हैं जहाँ पर कि पत्तियों के बीच में पौधे के स्तंभ का मतलब अक्ष का या उसका जो शीर्षस्थ भाग होता है जहाँ से कि एपिकल वृद्धि होती है वो भाग भी संचित हो सके। तो ये इस तरह की संरचना बन जाती है जिसमें चारों तरफ पत्तियां हैं और बीच में छोटा सा वृद्धि बिंदु वाला जो भाग होता है वो सुरक्षित रहता है। और ये पत्र कलिकाएं पौधे पर यहाँ पे जैसे ये लगी हुई हैं ये तब तक लगी रहती हैं जब तक कि इसमें अंकुरण होना प्रारंभ नहीं हो जाता है। ये अंकुरित होती हुई पत्र कलिका है जिसमें यहाँ से नया पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। चौथा जो प्रकार है वो है विश्रामी कलिका। तो जैसे कि लाइकोपोडियम इनंडेटम है इसमें सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि जो जड़ या प्रकंद का एपिकल भाग होता है वो भोजन संग्रहित करके रेस्टिंग बड का निर्माण कर लेता है और शेष पादप जो होता है वो नष्ट हो जाता है क्योंकि ये पौधा ज़्यादा ठंड में सरवाइव नहीं कर सकता। तो ठंड वाली कंडीशन में बाकी एपिकल पार्ट को छोड़ के बाकी सारा जो पौधा है वो सूख जाएगा। केवल ये जो एपिकल बड है इसमें चूँकि भोजन संग्रहित है तो ये पूरी सर्दियों तक सुसुप्तावस्था में रहती है और उसके बाद जब गर्मियाँ प्रारंभ होती हैं तो ये फिर से नया पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो ऐसी कलिकाएँ विश्रामी कलिका कहलाती हैं। अगला प्रकार है कंद या ट्यूबर्स के द्वारा, जैसे कि लाइकोपोडियम रेमुलोसम में। तो जड़ के वलकुट भाग से कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं भोजन संग्रहित करके मोटी भित्तियुक्त संरचना का निर्माण करती हैं और ये संरचनाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करने की क्षमता रखती हैं।
तो ये था वर्धी जनन या कायिक जनन के बारे में। दूसरा जो प्रकार है वो है बीजाणुओं द्वारा जनन। तो सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जो लाइकोपोडियम पौधा होता है वो समबीजाणु या होमोस्पोरस होता है, यानी कि इसमें जितने भी बीजाणु बनते हैं वो सभी एक ही प्रकार के बीजाणु होते हैं। और ये जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणुधानी में बनते हैं, और बीजाणुधानी जो होती है वो बीजाणुपर्ण पर लगती है, यानी कि बीजाणुपर्ण की जो अभ्यक्ष सतह होती है उसके आधारीय भाग में ये बीजाणुधानियाँ लगी होती हैं। बीजाणुधानी 1 मिलीमीटर से लेकर 2.5 मिलीमीटर तक आकार की वृक्काकार नारंगी अथवा पीली सवृंत अथवा अवृंत संरचना होती है। कुछ जातियों में जो बीजाणुपर्ण है वो मिलकर शंकु या स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बीजाणुपर्ण है और शंकु है उसकी संरचना अलग अलग जातियों में किस किस प्रकार की होती है। लाइकोपोडियम की विभिन्न जातियों में निम्न प्रकार से ये बनती हैं। इसमें 2 जीनस हैं, एक जीनस है यूरोस्ट्रेकिया और सब जीनस है यूरोस्ट्रेकिया और दूसरा सब जीनस है रोफिलोस्ट्रेकिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उपजीनस यूरोस्ट्रेकिया की। यूरोस्ट्रेकिया के अंदर भी जो आदिम जातियाँ यानी कि जो प्रिमिटिव जातियाँ हैं उनमें क्या होता है, सामान्य पर्ण और बीजाणुपर्ण के आकार व रंग में कोई भेद नहीं होता है। बीजाणुधानियाँ पादप की प्रत्येक पर्ण पर लगती हैं। ये बीजाणुपर्ण संगठित न होकर शिथिल अथवा अबद्ध रहते हैं, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रोबिलस या शंकु जैसी किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं बन रही है, बल्कि बीजाणुद्भिद पादप की जो प्रत्येक पत्ती है वो बीजाणुपर्ण के समान कार्य करती है, और प्रत्येक पत्ती के जो अंदर की सतह होती है वहाँ पर बीजाणुधानी उत्पन्न हो सकती है। तो ये स्थिति पाई जाती है लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम तथा लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम में। यूरोस्ट्रेकिया सब जीनस की ही दूसरी जाति है लाइकोपोडियम सिलेको। इसमें क्या होता है कि बीजाणुपर्ण व सामान्य पर्ण आकार में समान होते हैं, लेकिन पादप का जो आधारीय भाग होता है वो बंध्य होता है, और इसके बाद बंध्य व फलद भाग एकांतर क्रम में पादप के शीर्ष तक लगे रहते हैं। यानी कि ऊपर की जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि पौधे की प्रत्येक पत्ती में बीजाणुधानी लगी हुई है, जबकि यहाँ पे क्या है, पौधे के तने का निचला भाग जो कि भूमि के संपर्क में है वहाँ पर बीजाणुपर्ण नहीं लग रहे हैं, वो बंध्य है। लेकिन इसके बाद एकांतर क्रम में यानी कुछ दूरी पर जाकर आपको बीजाणुपर्ण मिलेंगे, कुछ दूरी पर जाएंगे तो सामान्य पर्ण होंगे, फिर से बीजाणुपर्ण लगे होंगे। तो इस तरह से बंध्य व फलद भाग जो होता है वो भाग होता है जहाँ पर कि बीजाणुपर्ण में बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती हैं। तो ये एकांतर क्रम में पादप के शीर्ष तक लगे होते हैं। इसी उपजीनस की कुछ जातियों में सामान्य पर्ण व बीजाणुपर्ण में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। बीजाणुपर्ण ज़्यादातर हल्के रंग के होते हैं व इनके जो किनारे हैं वो स्मूथ होते हैं, यानी कि अछिन्न कोर पाया जाता है। लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया की बात करते हैं हम। तो लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया में स्तंभ व शाखाओं के दूरस्थ सिरे पर शंकु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुपर्ण सामान्य पर्ण से छोटे होते हैं। शीर्ष भाग पर बीजाणुपर्ण संगठित होकर सुस्पष्ट शंकु का निर्माण करते हैं। इसके शंकु निलंबी व द्विभाजी शाखित होते हैं। इनके शंकु युग्म में ऊर्ध्व लंबे वृंत समान शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कि पोडिया कहते हैं, और ये शल्क पत्रों द्वारा ढके रहते हैं। शंकु एक शीर्ष मेरिस्टेम द्वारा बनता है, जिसका कि रंभीय भाग वर्धी अक्ष के समान होता है। यानी कि लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया जो जाती है जो कि अधिपादप के रूप में पाई जाती है और पौधों मतलब किसी दूसरे पेड़ पे लटकती हुई अवस्था में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि स्तंभ का जो दूरस्थ भाग होता है, यानी कि जहाँ पर कि एपिकल वृद्धि हो रही है वहाँ पर शंकु उत्पन्न होते हैं, और ये शंकु सुस्पष्ट होते हैं। साथ ही ये हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, यानी कि ये जहाँ पर भी होंगे वो द्विभाजी शाखित होकर 2 शंकु एक साथ लगे होंगे, और जो इनकी जो शाखाएं होती है जिस पर कि शंकु लगते हैं उन्हें पोडिया कहा जाता है।
और ये शल्क पत्रों द्वारा ढके रहते हैं। साथ ही इनका जो रंभीय भाग होता है, यानी कि इन्हें जो वैस्कुलर बंडल है, वो सामान्य तने का जो वैस्कुलर बंडल होता है वही इसके अंदर आगे बढ़ता है। तो अब हम इसका डायग्राम देख लें एक बार। ये देखिए, ये डायग्राम है। इसमें ये पादप है जो लटकती हुई अवस्था में है और नीचे की तरफ यहाँ पे ये शंकु लगे हुए हैं, शंकु या स्ट्रोबिलस। तो यहाँ पे अगर पत्तियों की संरचना हम देखें तो ये पत्ती सामान्य पत्ती है, जबकि यहाँ पे ये स्पोरोफिल है, यानी कि बीजाणुपर्ण है। तो इनमें आकार तो समान होता है, लेकिन थोड़ा सा जो बीजाणुपर्ण है वो छोटे होते हैं, जबकि सामान्य पर्ण थोड़े से बड़े होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रोबिलस है वो युग्म में उपस्थित है, यानी कि एक शाखा है और उसके बाद 2 कोन लगे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ से ये एक शाखा है, उससे फिर 2 ब्रांचेस बनी, यानी द्विभाजी शाखन हुआ, और प्रत्येक के ऊपर 2 स्ट्रोबिलस लगे हुए हैं, यानी कि स्ट्रोबिलस जो है वो युग्म में पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपजीनस रोफेलोस्टेकिया की। तो इसमें क्या है, बीजाणुपर्ण और सामान्य पर्ण दोनों में काफ़ी अंतर है। बीजाणुपर्ण जो है वो सामान्य पर्ण की अपेक्षा छोटे आकार व हल्के रंग के होते हैं। साथ ही इनके जो किनारे हैं वो क्रकंची होते हैं, यानी कि दांतेदार किनारे होते हैं। बीजाणुपर्ण सुगठित होकर सुस्पष्ट शंकु का निर्माण करते हैं और शंकु में नीचे की जो पत्तियां हैं वो बंधे होती हैं तथा ये बंधे भाग से पूर्णतः अलग होते हैं। यह सरल व द्विशाखित होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम इनंडेटम, लाइकोपोडियम एनोटिनम व लाइकोपोडियम एल्पाइनम। इनमें जो शंकु हैं वो वृंत रहित होते हैं। तो अब इनके डायग्राम देख लें। ये देखिए, ये लाइकोपोडियम इनंडेटम है, जो कि क्रीपिंग प्लांट होता है, यानी कि ज़मीन की सतह से लगे हुए ग्रो करता है। तो यहाँ पे जो ऊर्ध्व शाखा है वहाँ से शाखा के शीर्ष पर ये कोन लगा हुआ है या स्ट्रोबिलस लगा हुआ है। इसकी अगर पत्ती की बात करें तो ये सामान्य पर्ण है और ये जो है वो बीजाणुपर्ण है, यानी कि इनके सामान्य पर्ण और बीजाणुपर्ण में आकार में विभिन्नता पाई जाती है और ये इसके ऊपर बीजाणुधानी लगी हुई हैं। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम का डायग्राम है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये पत्ती जो है वो सामान्य पत्ती है, जबकि ये जो पत्ती है वो बीजाणुपर्ण है और इनके जो किनारे हैं वो दांतेदार हैं, यानी कि क्रकची है, और ये वृक्काकार बीजाणुधानी इसके ऊपर लगी हुई है। तो अब जब हमने ये देख लिया है कि लाइकोपोडियम में जो बीजाणुपर्ण है या स्ट्रोबिलस है वो कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकते हैं, तो अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। तो उसके लिए हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम का जो शंकु है उसके एलएस का अध्ययन करेंगे। तो जब इसका हम एलएस काटते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसका शीर्षस्थ भाग है जहाँ पर की वृद्धि हो रही है। साथ ही जो शीर्षस्थ भाग की जो पत्तियां हैं वो बीजाणुपर्ण में बदल चुकी हैं, यानी कि इसमें बीजाणुधानियाँ लगी हुई हैं और ये बीजाणुधानियाँ पत्ती की अंदर की सतह पर लगी हुई हैं और प्रत्येक बीजाणुपर्ण जो है उसे ये रंभ, जो कि तने का मुख्य रंभ है, वहाँ से एक शाखा निकलकर प्रत्येक बीजाणुपर्ण को जा रही है। पत्ती जो है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि यहाँ पे पत्ती की जो निचली सतह है वो इस तरह की संरचना बना लेती है जिससे कि वो नीचे की पत्ती पर लगी हुई जो बीजाणुधानी है उसे संरक्षित कर सके या उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो ये संरचना जो होती है वो सभी स्पीसीज़ में नहीं पाई जाती है, ये केवल लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाई जाती है, जिसमें कि ऊपर की पत्ती अपनी जो निचली सतह है वहाँ से ऐसी संरचना बनाती है कि वो नीचे की पत्ती पर लगी हुई बीजाणुधानी को कवर कर लेती है और ये बाकी बीजाणुधानियाँ लगी हुई हैं। बीजाणुधानियाँ देखें तो ये यहाँ पे वृक्काकार कंडीशन में ये बीजाणुधानी दिखाई दे रही है। साथ ही इसके अंदर होमोस्पोरस स्पोर भरे हुए हैं और ये बीजाणुधानी के साथ छोटा सा वृंत लगा हुआ है। कुछ जातियों में अवृंत बीजाणुधानियाँ भी पाई जाती हैं और जबकि जैसे लाइकोपोडियम सिलेगो है तो इसमें जो वृंत होता है वो काफ़ी लंबा होता है। इसके अलावा अगर हम बीजाणुधानी के
उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पे ये जो बीजाणुधानी है वो पूरी तरह से पत्ती के ऊपर लगी हुई है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो फॉलियर है। लेकिन अगर हम ये देखिए, ये जो दोनों डायग्राम है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बीजाणुधानी है वो पत्ती के ऊपर लगी हुई है और इसकी उत्पत्ति फोलियर हो गई, जबकि ये जो बीजाणुधानी है जो कि लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया में पाई जाती है, तो यहाँ पे ये पत्ती जो है वो स्तंभ और पत्ती जहाँ पे जुड़ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर उनका कक्ष है वहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो पत्ती का उत्पत्ति होती है वो एक्साइल उत्पत्ति कहलाती है। ये लाइकोपोडियम क्लेविटम का डायग्राम है, जबकि ये लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया का डायग्राम है। अब बात करते हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की। तो लाइकोपोडियम में स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो ह्यूज स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, यानी कि स्पोरेंजिया कोशिकाओं के समूह से उत्पन्न होती हैं। अब इनका जो समूह है वो पत्तियों से भी उत्पन्न हो सकता है या फिर यहाँ पे कक्ष में भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि अगर फोलियर उत्पत्ति है तो पत्तियों की कोशिकाएं जो होती है वो बीजाणुधानी का निर्माण करेंगी, लेकिन अगर एक्साइल उत्पत्ति है तो यहाँ पे जो इसका जो अक्ष है, एक्सिस है, उसकी कोशिका जो है बीजाणुधानी का निर्माण करेंगी। तो सबसे पहले जो ये कोशिकाएं होती हैं स्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती हैं, वो परिणतिक विभाजन द्वारा 3 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं या 3 परतों का निर्माण करती हैं। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जैकेट कोशिका बन गई, बीच की तरफ आर्किस्पोरियल सेल्स बन गई और सबसे अंदर की तरफ सब आर्किस्पोरियल सेल्स बन गए, जिसमें बाहर की जो कोशिकाएं हैं वो स्पोरेंजिया की भित्ति का निर्माण करेंगी, बीच की कोशिकाएं बीजाणुओं का निर्माण करेंगी और नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं वो टैपिटम व साथ में बीजाणुधानी के वृंत का निर्माण करेंगी। तो ये एक कंप्लीट स्पोरेंजिया है। ये डायग्राम जो है वो लाइकोपोडियम सिलेगो का है। तो यहाँ पे सिलेगो के अंदर जो स्पोरेंजिया है उसका वृंत काफ़ी लंबा होता है। साथ ही इसकी जो स्पोर वॉल है ये आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये 3 या 4 परतों से मिलकर बनी हुई है और यहाँ पे ये बीजाणु मातृ कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल हैं जो कि गोलाकार अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके डेवलपमेंट का हम देखते हैं। ये देखिए, ये रेखीय डायग्राम है जिसमें ये जो प्राथमिक आरंभिकाएँ या स्पोरेंजियल इनिशियल जो होती हैं उनमें परिणतिक विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 3 परतें बनी, बाहर की परत, मध्य परत और आंतरिक परत। तो जो बाहर की परत की कोशिकाएं होती हैं वो 3 परतीय भित्ति का निर्माण करती हैं, जिसमें से बाहर की जो 2 परत है वो तो बीजाणुधानी की वॉल बनाती है, जबकि जो तीसरी आंतरिक परत है वो टैपिटम का ऊपरी भाग बनाती हैं। सबसे अंदर की परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो वृंत तथा टैपिटम का आधारीय भाग बनाती हैं। आर्किस्पोरियल इनिशियल जो है उसका जो मध्य भाग होता है वो प्रपशु कोशिकाएं या आर्किस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं और ये कोशिकाएं फिर कई बार विभाजित होकर बीजाणुजन कोशिकाएं या स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती हैं और ये बीजाणुजन कोशिकाएं आगे जाकर बीजाणु मातृ कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ये जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण करती हैं और ये बीजाणु चतुष्फलकीय अवस्था में एक दूसरे से लगे रहते हैं या जुड़े रहते हैं। तो ये था आंतरिक जो भित्ति है उससे वृंत तथा टैपिटम का आधारीय भाग तथा बीच की जो परत है उससे चतुष्फलकीय बीजाणुओं का निर्माण और बाहर की जो परत है उससे भित्ति का निर्माण। तो ये हमने देखा बीजाणुधानी का परिवर्धन। अब हम देखते हैं कि बीजाणुधानी का जब परिवर्धन हो गया है तो इसका स्फुटन किस तरह से होता है। तो स्फुटन के लिए इसकी जो बीजाणुधानी है, ये डायग्राम हम देखें तो ये स्पोरोफिल है और यहाँ पे ये वृक्काकार बीजाणुधानी लगी हुई है। इस बीजाणुधानी के वृक्काकार जो शेप है, यानी कि उसकी इस तरह से रेडियल यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो भित्ति होती है वो
अंदर की जो भित्ति है वो मोटी भित्ति होती है, जबकि बाहर की भित्ति होती है वो पतली भित्ति वाली होती हैं। यानी कि यहाँ पे एक लाइन में जो भी कोशिकाएं होंगी भित्ति की, उसमें आंतरिक सतह मोटी भित्ति वाली होगी, जबकि बाहरी सतह पतली भित्ति वाली होगी। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जब बीजाणु या कोन जो है जब सूखने की अवस्था में आएगा और वो प्रत्येक जो बीजाणुपण है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है, तो ये नमी को मतलब कि छोड़ते हैं, यानी कि इसमें ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब इसमें से पानी बाहर निकलता है तो ये पत्तियाँ यहाँ से फट जाती हैं और इस तरह से इनका जो स्फुटन होता है वो होता है और यहाँ से बीजाणु जो होते हैं वो एक साथ एक बंच के रूप में बाहर आते हैं। ये जो बीजाणु भित्ति की कोशिकाएं होती हैं ये स्टोमियम कहलाती हैं। ये एक बीजाणु है। ये बीजाणु के ऊपर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर मोटी थिकनिंग है, साथ ही यहाँ पे त्रिअरीय कटक या ट्राई रेडिएट रिज का मार्ग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम का है, जिसमें वृक्काकार बीजाणुधानी और साथ में ये बीजाणु हमें स्पष्ट दिखाई दे। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया की बात करें तो लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया में जो बीजाणुधानी है वो कुछ हद तक गोलाकार होती है और यहाँ पर भी ये स्टोमियम द्वारा इनका स्फुटन होता है। लाइकोपोडियम इननडेटम में हम देखें तो यहाँ पे ये गोलाकार बीजाणुधानी दिखाई दे रही है, जिसमें कि स्टोमियम उपस्थित है। साथ ही ये स्टोमियम बीजाणु को प्रकीर्णन में सहायता करता है। तो यहाँ हमने देखा कि लाइकोपोडियम में बीजाणु किस तरह से बनते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बीजाणु का अंकुरण द्वारा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस तरह से होता है।